है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 3 ऐसे प्रश्न जो कि एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, यूपी वीडियो या लेखपाल, पेट या हम कह सकते हैं अग्निवीर आर्मी की, तो सारे एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर रहा दोस्तों। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विशेष प्रावधान है? बताएं हमें, पहली, पांचवी, आठवीं या 10वीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है ट्रेनिंग में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 10वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में जो है भारत के संविधान की जो है दल बदल विरोधी कानून का विशेष जो प्रावधान है वो किसमें है? 10वीं सूची में। अब बताना चाहेंगे हम आपको, अगर आपसे पूछ ले दोस्तों एग्जाम में कि जो है 7वीं अनुसूची में क्या है, तो 7वीं अनुसूची की अगर हम बात कर लें, 8वीं अनुसूची की बात कर लें, या हम कह सकते हैं पहली अनुसूची की बात कर लें, हम बताना चाहेंगे कि 22 भाषाओं की जो मान्यता दी गई है ये 8वीं अनुसूची में है। किसमें? 22 भाषाओं की मान्यता जो है ये 8वीं अनुसूची में दी गई है, भाषाओं की मान्यता। ठीक है, किसमें? 8वीं अनुसूची में। अगर हम बात करें पहली अनुसूची में क्या दिया गया है, तो पहली अनुसूची में दोस्तों दिया गया है कि जो राज्य हैं उनके नामों और क्षेत्रों का ब्यौरा जो है ये किसमें दिया गया है? ये दिया गया है पहली अनुसूची में। कि क्या दिया गया है? राज्यों के नामों और उनके क्षेत्रों का ब्यौरा किसमें दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया है पहली अनुसूची में। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है, तो भारतीय मानक समय की जो यमोत्तर रेखा है ये नहीं गुजरती कहां से? आंध्र प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से या उत्तर प्रदेश से। तो आपको बता दें ये नहीं गुजरती है कहां से? झारखंड से नहीं गुजरती है। और किस किस राज्य से गुजरती है? उत्तर प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है दोस्तों, मध्य प्रदेश से गुजरती है। कहां से? मध्य प्रदेश से गुजरती है। इसके साथ साथ ही दोस्तों उड़ीसा से गुजरती है। कहां से? उड़ीसा से गुजरती है। हमने कितने राज्य बता दिए? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। इतने राज्यों से ये रेखा गुजरती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां पर स्थित है? तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कहां पर स्थित है? लक्षद्वीप, बड़ा निकोबार, मद्रास या कन्याकुमारी। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कहां पर स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। अब बात आती है दोस्तों कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो कहां पर स्थित है? वो स्थित है कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में ये स्थित है। कौन सा? सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉर्ड जिसे कहते हैं, ये कहां पे स्थित है दोस्तों? ये स्थित है जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपसे अगर पूछ ले एग्जाम में दोस्तों कि भूमिगत दक्षिणी बिंदु कौन है, तो कैप कैमोरियन है। कौन सा? भूमिगत, ध्यान दीजिएगा भूमिगत की बात हो रही है। ठीक है, अगर भूमिगत आपसे पूछता है दक्षिणी बिंदु कौन है तो कैप कैमोरिन है। कौन सा है दोस्तों? कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन जो है ये जो है दक्षिणतम भूमिगत है। ये कहां पे है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि जो है भारत की पूर्वी कौन सी है, तो अरुणाचल प्रदेश में किबुथ है। कौन सी? अरुणाचल प्रदेश में है किबुथ। किबुथ जो है ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी बिंदु है। पश्चिमी बिंदु अगर आपसे पूछ ले तो गुजरात में स्थित है गौहर। गौहर कहां पे स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? प्यारे दोस्तों, कालीबंगा, राखीगढ़, हड़प्पा या रणनीपुर। तो प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका कालीबंगा से जो है ये अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं।
और हड़प्पा से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं अगर आपसे पूछे प्यारे दोस्तों, तो पीतल का बना इक्का मिला है, शंख का बना बैल मिला है दोस्तों, बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है, तांबे की भट्टी दोस्तों कहाँ से मिला है, ये भी हड़प्पा से मिला है, गेहूं तथा जौ के दानों का जो अवशेष मिला है ये भी कहाँ से मिला है, हड़प्पा संस्कृति से मिला है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा, नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल या मणिपुर, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम और मेघालय। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ये जो है स्थान ये बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए भारत के राज्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 112। तो ये प्रावधान जो किया गया है दोस्तों ये अनुच्छेद 108 में किया गया है प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों आपको बताना चाहेंगे अगर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 106 में क्या है तो बता दीजिएगा आप जो है इस सदस्यों के वेतन और भत्ते किसमें दिए गए हैं? अनुच्छेद 106 में सदस्यों के जो है वेतन और भत्ते दिए गए हैं। किसमें? अनुच्छेद 106 में जो है वेतन और भत्ते। ठीक है। अगर बात करें अनुच्छेद 110 की प्यारे दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। किसकी? धन विधेयक की परिभाषा जो है अगर आपसे पूछ ले किस अनुच्छेद में दिया गया है तो ये दिया गया है अनुच्छेद 110 में। प्यारे दोस्तों अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि 112 में तो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी हम कह सकते हैं जो बजट का उल्लेख होता है भी अनुच्छेद 112 में होता है। क्या? बजट का उल्लेख। बजट का उल्लेख कहाँ होता है? अनुच्छेद 112 में। प्यारे दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमालय श्रेणी या विंध्याचल श्रेणी, पश्चिमी श्रेणी घाट या अरावली श्रेणी? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है हिमालय श्रेणी जो है ये जो है भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता जो है प्रदान करती है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता या उपयुक्त में दोनों या उपयुक्त में कोई नहीं? तो भारतीय संविधान जो है दोस्तों वो एकल नागरिकता जो है प्रदान करती है। अब बात आई है नागरिकता की, तो नागरिकता के बारे में ये किस भाग में दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों भाग जो है 2 में। भाग 2 में जो है दिया गया है संविधान के। और कितने से कितने अनुच्छेद में अगर आपसे पूछ ले तो 5 से 11 अनुच्छेद में इसके बारे में नागरिकता के बारे में सारा प्रावधान दिया गया है। ठीक है। कितने अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया है 5 से 12 अनुच्छेद में इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। ठीक है। एक चीज और आपको हम बताना चाहेंगे, काफी बार आपसे प्रश्न पूछता है कि अनुच्छेद 110 जो काफी बार पूछा गया है कि ये क्या बताता है? तो अनुच्छेद 110 जो है दोस्तों नागरिकता के अधिकार में बने रहने के बारे में बताता है। और एक चीज और है, अनुच्छेद 9 भी आपसे पूछता है कि इसमें क्या वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की जो नागरिकता है इससे वंचित करने का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 9 में दिया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह राज्य है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा या जम्मू कश्मीर? तो नीलगिरी पर्वतमाला जो है ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों कहां पे? तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही है। तमिलनाडु में जो है नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है तमिलनाडु। इसके साथ साथ तमिलनाडु में एक और पर्वतमाला है, पहाड़ी है। कौन सा दोस्तों? काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि अनामलाई जो है पहाड़ी कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कहां पे स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु में, अनामलाई पहाड़ी।
महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो सतमाला पहाड़ी और अजंता की श्रेणी ये महाराष्ट्र में स्थित है। उड़ीसा की बात करें दोस्तों तो उड़ीसा में महंगिरी पहाड़ी स्थित है। और जम्मू कश्मीर की बात करें दोस्तों तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर श्रेणी और नंगा पर्वत, ये तीनों जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे प्रश्न पूछता है तो अनाई मुंडी ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, कंचनजंगा चोटी है। कंचनजंगा चोटी ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और विश्व की सबसे जो है तीसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। कौन सी दोस्तों? कंचनजंगा। कल की क्लास में मैंने आपको दोस्तों बताया था कंचनजंगा के बारे में। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और जो है विश्व की तीसरी नंबर की चोटी है वर्ल्ड की। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से और ध्यान दीजिएगा कि ये कहाँ पर स्थित है, पूछ लेता है तो ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? सिक्किम में स्थित है। ठीक है, कौन? कंचनजंगा। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछ ले तो नंदा देवी चोटी है। ये पहला ये है और दूसरा अगर आपसे पूछे तो नंदा देवी चोटी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ प्यारे दोस्तों। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर आपसे पूछ ले प्यारे दोस्तों तो ये जलप्रपात है कुंजिकल जलप्रपात। कौन सी जलप्रपात? कुंजिकल जलप्रपात भारत का सबसे जो है ऊंचा जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई है कितना है? 455 मीटर। अब से ये स्थित कहाँ पर है? ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में कहाँ पे अगर आपसे पूछे तो शिमोंग जिले में, कर्नाटक के शिमोंग जिले में ये स्थित है। योग जलप्रपात की बात कर लें, ये भी कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। इसे जो है दो नामों से जानते हैं, एक जोग जलप्रपात के नाम से जानते हैं और जो है महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी इसे जानते हैं। अच्छा, ये किस नदी पर है आपसे पूछ ले तो ये जो है शरावती नदी पे है। किस नदी पे? शरावती नदी पे। शरावती नदी पे स्थित है। अच्छा, कुंजिकल जलप्रपात के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, ये जो है किस नदी पे पूछे तो आपको बता दीजिएगा, वराही नदी पे है। कौन सी नदी पे? वराही नदी पर ये स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो भारत में शांत घाटी की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केरल में शांत घाटी स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित युगों में से किसका सुमेल नहीं है? लिपुलेख उत्तर प्रदेश, जोशीला कश्मीर, नाथुला सिक्किम या सिपिकीला हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही है। सिपकाला दर्रे की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला दर्रे की बात करें तो ये भी सिक्किम में स्थित है। जोशीला दर्रे की बात करें तो ये भी कश्मीर में स्थित है। लेकिन लिपू लेक की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, ये उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा? लिपू लेक दर्रा। बात आई है दर्रे की यहाँ पे, तो आप जान लीजिएगा दर्रा कहते किसे है। पर्वतीय एवं पर्वतों के क्षेत्र में पाए जाने वाली जो आवागमन जो रास्ते हैं प्राकृतिक मार्गों को, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो होते हैं वो होते हैं प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं भैया? भारत के राष्ट्रपति। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 52 में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में जो है भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कहाँ पे उल्लेख किया गया है? तो लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 93, हम कह सकते हैं 93 अनुच्छेद में इसके बारे में वर्णित किया गया है, उल्लेख किया गया है। और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है, उल्लेखित किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के किस राज्य का समुद्री तट जो है सबसे अधिक लंबा है?
तो इसकी बात करें तो ये इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या होगा, गुजरात। प्यारे दोस्तों, जो गुजरात है ये जो समुद्री तट है ये सबसे ज्यादा इसकी लंबाई है। ठीक है, अब पूछता है कि समुद्री तटीय वाले राज्य कौन कौन से हैं। एक तो गुजरात हो गया, एक तो आपका जो है आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, और आपका हो गया महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया और केरल हो गया। ये वो राज्य हैं, कौन से राज्य हैं, ये आपके राज्य आप मैप में देख सकते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश और आपका उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये वो राज्य हैं जो घिरे समुद्री तट से नजदीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। माफी चाहेंगे, यहाँ पे राज्यों का एक संघ है। ठीक है, तो ये वर्णित है अनुच्छेद 1 में। किसमें वर्णित है दोस्तों, अनुच्छेद 1 में यह वर्णित है कि भारत जो है यानी कह सकते हैं इंडिया एक राज्यों का संघ है। ये अनुच्छेद 1 में वर्णित है। अनुच्छेद 2 की बात करें तो नए राज्यों की स्थापना के बारे में जो प्रावधान दिया गया है ये अनुच्छेद 2 में दिया गया है। अनुच्छेद 3 की बात करें तो अनुच्छेद 3 में दिया गया है राज्यों की सीमा और नाम परिवर्तन का जो प्रावधान दिया गया है ये अनुच्छेद 3 में दिया गया है। अनुच्छेद 5 की बात करें दोस्तों, संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 5 में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की जो तट है उनका जो नाम है वो है कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल। मालाबार तट, उत्तरी और कोकण तट, ये किसे हम कहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये हम मैप में समझ लेते हैं। एक बार देख लेते हैं कि जो कोकण तट होता है ये दमन द्वीप से लेकर गोवा तक के बीच का जो जगह है ये आप देख सकते हैं। ये कौन सा जगह है, कोकण तट हो गया। और किन्नर तट की बात करें तो गोवा से कर्नाटक के बीच का जो जगह है, ठीक है, स्थल है, इसे हम किन्नर तट कहते हैं। और कर्नाटक से जो है केरल तक के बीच का जो तट है इसे हम मालाबार तट कहते हैं। और तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के बीच का जो जगह है इसे हम कोरोमंडल कहते हैं। अगर बात करें हम आंध्र प्रदेश से और पश्चिम बंगाल तक का जो समुद्री तट है इसे हम कहते हैं डेल्टा क्षेत्र या उत्तरी सरकार। ठीक है, उत्तरी सरकार या डेल्टा क्षेत्र कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये कोरोमंडल तट है या मालाबार तट है या कोकण तट है ये किसे कहते हैं और ये कहाँ पे होते हैं, कौन से क्षेत्र है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को कोहिनूर कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। तो ये कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो प्रदेश है ये भी उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कौन कौन से राज्य हैं, आइए हम मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं। एक उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया और आपका जो है राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। इधर हम आएंगे तो झारखंड, बिहार, ये राज्य हैं। और अगर देश की बात करें तो नेपाल देश जो है ये भी उत्तर प्रदेश का बॉर्डर से छिपे हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, जो अलकनंदा और भागीरथी है इनका जो संगम होता है ये कहाँ पर होता है, ये होता है देवप्रयाग होता है। यहीं के बाद ये अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पर मिलती हैं आगे बढ़ने पर ये क्या बन जाती हैं, गंगा बन जाती हैं, जो उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार से होते हुए जाके आगे बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं।
बात आई है गंगा की, तो गंगा की लंबाई के बारे में अगर हम बात कर लें, गंगा की जो लंबाई है दोस्तों वो कितना है, आपसे एग्जाम में पूछता है कि गंगा की लंबाई कितना है, तो 2525 किलोमीटर पूरी जो है गंगा की लंबाई है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर आपसे पूछ ले कौन सी है, यमुना। यमुना जो है दोस्तों ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। ये कहाँ पे आके मिलती है, गंगा और यमुना जब मिलती हैं तो उसी को हम संगम कहते हैं, कहाँ पे, प्रयागराज में। ये कहाँ पे आके मिलती है, प्रयागराज में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, नर्मदा को, गोदावरी को, कृष्णा को या कावेरी को। तो ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत की जो गंगा कहा जाता है किसे कहा जाता है, कावेरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कावेरी को जो है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, कावेरी को। नर्मदा की बात करें, नर्मदा से आपसे क्या प्रश्न पूछता है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो ये अमरकंटक की भारत के पश्चिमी से निकलती है और भारत की जो है पश्चिमी ओर से बहने वाली ये सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, कौन, नर्मदा। ठीक है, गोदावरी की बात करें तो ये त्रैमोकन पहाड़ी से निकलती है जो महाराष्ट्र नासिक में स्थित है। ठीक है, और बात करें कृष्णा की, तो कृष्णा जो है ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है, कौन सी, कृष्णा। और इस प्रश्न का जो सही जवाब मैंने आपको बताया कावेरी है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा जो है ये कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न आपसे पूछता है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है भाखड़ा बांध, हरिके बैराज, गोविंद बल्लभ सागर बांध या गांधी सागर बांध। तो ध्यान दीजिएगा, जो इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है ये कहां से है, हरिके बांध से, हरिके बैराज से जो है इसका उद्गम स्थल है। अब बात आता है ये किस नदी पर स्थित है, तो ये सतलज व्यास नदी की संगम पर बना हुआ है, कौन, हरिके बैराज बांध। कहाँ पे है, ये पंजाब में है। और अगर हम भाखड़ाबाद की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है, जो सतलुज नदी पर स्थित है। किस पर नदी पे दोस्तों, सतलुज नदी पे। ये किस पर स्थित है, सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है, ये जो है दोस्तों भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। पहला बांध कौन सा है, टिहरी बांध है। गोविंद बल्लभ सागर बांध की अगर हम बात करें तो ये कहां पर स्थित है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में जो है सोनभद्र जिले में स्थित है, कौन, गोविंद बल्लभ सागर बांध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरित क्रांति की गहरा संबंध है, तो हरित क्रांति का जो गहरा संबंध है ये डॉक्टर स्वामीनाथन से है। इसके जो जनक हम कह सकते हैं, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ये डॉक्टर स्वामीनाथन माने जाते हैं। अब बात आई है हरित क्रांति की, तो नीली क्रांति और श्वेत क्रांति की भी बात कर लें तो नीली क्रांति के जो जनक हैं दोस्तों वो अरुण कृष्णन है। किसकी, नीली क्रांति के। अगर हम बात करें कि श्वेत क्रांति के, तो डॉक्टर कुरियन है। डॉक्टर कुरियन जो है ये जो है किस क्रांति के हैं, श्वेत क्रांति के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम जैन संगीति किसने आहुति की थी, तो प्रथम जैन संगीति जो है स्थूल भद्र ने आहुति की थी। किसने, स्थूल भद्र ने। अच्छा, बात आई है प्रथम जैन संगीति की, तो ये कब हुआ था, ये 300 ईसा पूर्व हुआ था। 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कौन सा, प्रथम जैन संगीति। कहां पर हुआ था अगर आपसे पूछ ले तो पाटलिपुत्र में। कहां पे, पाटलिपुत्र में हुआ था। अच्छा, इसके अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया कौन है, स्थलबाहु थे। और इस समय जो मौर्य शासक थे कौन था आपसे पूछ ले तो चंद्रगुप्त मौर्य इस समय शासक थे जब ये प्रथम जैन संगीति हुई थी।
अच्छा, द्वितीय जैन संगीति आपसे पूछता है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 512 ईसा में, ईसा पूर्व में जो है द्वितीय जैन महासभा हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, क्षमा श्रमण जो थे इसके अध्यक्ष थे। अच्छा, भद्रबाहु की बात आई है तो भद्रबाहु से भी प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार पूछता है। तो ये कौन थे दोस्तों, ये अंतिम जैन आचार्य थे, अविभाजित, मतलब जब जैन संप्रदाय विभाजित नहीं हुआ था उसके पहले जो अंतिम आचार्य हुए थे वो कौन थे, भद्रबाहु थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान और स्थित है, कौन सा, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये भी कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क या सतपुंडा राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और तमिलनाडु की बात करें अगर हम दोस्तों, तमिलनाडु में इंदिरा गांधी अनामलाई जिसे कहते हैं राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो है चिल्का झील अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ पर, उड़ीसा में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश जो दिया था ऋषि पत्तन में दिया था, कहाँ पे, ऋषि पत्तन में, ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था, मौर्य वंश का प्रथम सम्राट जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे, कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनके पुत्र बिंदुसार हुए, बिंदुसार कौन थे, इन्हीं के पुत्र थे बिंदुसार। इनका जो शासन पीरियड बिंदुसार का था वो कब से कब तक था, 297 से 293 ईसा पूर्व में जो है इसका बिंदुसार का समय काल माना गया था। ये कौन थे, ये जो है अशोक के पिता थे, कौन थे, अशोक के पिता थे, कौन, बिंदुसार। और बिंदुसार जो है कौन थे, अशोक के पिता। और दशरथ की बात करें तो दशरथ जो है अशोक के पौत्र थे, ठीक है। एक प्रश्न अशोक से पूछता है काफी, कि अशोक से तो काफी प्रश्न ऐसे बनते हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय प्रश्न बनता है कि अशोक को और किस नाम से जाना जाता है, तो देवान प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। किससे, देवान प्रियदर्शी के नाम से जो है अशोक को जाना जाता था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन थे, तो संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन थे, पाणिनि थे। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे इसके साथ, सी के साथ। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है मिलता है, ये मिलता है कहाँ पे, नीलगिरी पहाड़ी पर। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और आपने इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है आप हमें ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने इस MCQ में कितने सही जवाब दिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।